स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में इवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, वाष्पन और वाष्प दाब, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, वाष्पन पर प्रभाव डालने वाले कारक और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब पर प्रभाव डालने वाले कारक, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले इवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, वाष्पन और वाष्प दाब। तो सबसे पहले इवापोरेशन समझते हैं कि इवापोरेशन क्या है। वाष्पन क्या है? आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा कि अगर ओपन बीकर में अगर वाटर, एथेनॉल, ईथर ये तीनों रखे जाएं तो अलग अलग रेट से ही, लेकिन इन तीनों के जो वॉल्यूम होते हैं, जितना वॉल्यूम ये प्रेजेंट होता है इनिशियली, यानी प्रारंभिक में अवस्था में आपने जितना इसका आयतन लिया था, कुछ समय के बाद ये वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, यानी इसका आयतन अब घट करके इतना हो जाता है। ये इनिशियल था और ये फाइनल वॉल्यूम, यानी प्रारंभिक अवस्था में इतना आयतन लिया था आपने किसी भी लिक्विड का और अंतिम अवस्था में इतना आयतन बचता है। तो इसका मतलब कुछ आयतन जो है इसमें घट गया। ये घट करके कहाँ गया? तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? इवापोरेट हुआ, वाष्पित हुआ। यही जो प्रोसेस है, यही पूरा प्रोसेस है, यही इवापोरेशन कहलाता है। यानी दैट प्रोसेस थ्रू विच द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इन ए बीकर और कंटेनर डिक्रीजेस इज नोन एज इवापोरेशन। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी बीकर या पात्र में रखे गए द्रव का आयतन धीरे धीरे घटता है, वाष्पन कहलाती है। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि दैट प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पन कहलाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapor state on standing is termed as evaporation। यानी किसी भी द्रव की वह प्रक्रिया जिससे वह द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पन कहलाते हैं।
तो इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रखा गया द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्पन कहलाता है। तो इवोपरेशन समझ में आ गया होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जो द्रव के अणु होते हैं उनके अणुओं की गति। ठीक, द्रव के अणुओं की जो है औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल होती है, लेकिन हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो सबकी समान होती है। यानी कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के रैपिडली मूव करते हैं, कुछ स्लोली, यानी कुछ अणु जो है वो द्रव के तेजी से गति करते हैं, जबकि कुछ अणु जो है वो धीमी गति से गति करते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे होते हैं और वो पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो सरफेस छोड़ के निकल जाते हैं। किसी भी लिक्विड की सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जैसे ही इनके पास आ जाती है, ये सरफेस छोड़ करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और इसी कारण, इसी वेपोराइजेशन के कारण ही जो होता है वो कूलिंग ऑब्जर्व होती है। शीतलन जो है वो शीतलन होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी इवोपरेशन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। पहला कारक है द्रव की प्रकृति। तो वाष्पन या इवोपरेशन जो है, जो किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है तो इसके जो मॉलिक्यूल है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, अंतरा आणुक आकर्षण बल जो इन अणुओं के बीच लगता है उस पे डिपेंड करता है। अगर इसका लिक्विड के मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हाई होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन लो होगा। इनके मध्य लगने वाला अंतरा आणुक आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो वाष्पन की दर कम होगी। अब अगर यही वीक होगा, अंतरा आणुक आकर्षण बल दुर्बल होगा, तो इसके इवोपरेशन वाष्पन की दर तीव्र होगी, फास्ट होगी, यानी वो तेजी से इवोपरेट होंगे। जैसे आप देखते हैं कॉमन एग्जांपल दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में, पेट्रोल जो है बहुत रैपिडली तेजी से इवोपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है बहुत वीक होता है। जनरली वंडरवाल फोर्स होते हैं और ये बहुत वीक होते हैं। इसी तरह से वाटर तेजी से इवोपरेट नहीं होता,
जनरली ओपन रखने पे धीरे धीरे इवोपोरेट होता है। क्यों? उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसमें जनरल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करती है और वो स्ट्रांग होती है, जिसके कारण उसका इवोपोरेशन स्लोली होता है। तो इसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी वाष्पन की दर वाष्पन की दर द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर राइज करने पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण जो है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, उसकी निर्गामी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होंगे वो सरफेस छोड़ के इजीली मूव करेंगे। तो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देंगे, राइज कर देंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी और ये सरफेस छोड़ देंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव के जो सतह के अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा द्रव के अणुओं की बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये सरलता से सतह को छोड़ करके निकल जाएंगे और वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वाष्पन की दर जो है वो समानुपाती होगी ताप के। तीसरा फैक्टर जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालता है सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये आप जानते हैं सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही अधिक होगा। तो यहां पे
इसको एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं। दैनिक जीवन में आप रोज देखते हैं, आप धुले हुए कपड़ों को फैलाते हैं, अगर उसको एक साथ जो है कलेक्ट करके सिकोड़ करके जो है रख दीजिए तो वो कपड़े बहुत देर में ड्राई होंगे, बहुत देर में सूखेंगे। लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को फैला करके रख दिया जाए तो वो जल्दी सूख जाते हैं। उसका रीजन क्या है? वो कपड़े पानी से गीले गीले होते हैं, वाटर से वेट होते हैं। जैसे ही उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, वाटर का रेट ऑफ इवोपरेशन सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण इंक्रीज कर जाता है और वो जल्दी से जो है वो ड्राई हो जाते हैं, तेजी से सूखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अगर वेपोराइजेशन या इवोपरेशन की प्रोसेस एक क्लोज कंटेनर में कराई जाए, यानी वाष्पन की प्रक्रिया एक बंद पात्र में कराई जाए, अगर वाष्पन की प्रक्रिया बंद पात्र में कराई जाए तो जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो बाहर जो है ये एस्केप आउट नहीं करते, द्रव के अणु जो है वो बाहर पलायन नहीं कर पाते, बल्कि इसकी जो है वॉल से, जो कंटेनर है इसकी वॉल से टकरा करके वापस लिक्विड की सरफेस पर आ जाते हैं। तो जो ये वेपर के मॉलिक्यूल, वाष्प के अणु जो इसकी कंटेनर की वॉल से, पात्र की दीवार से टकरा करके वापस आ जाते हैं और वो फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, वो फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। जैसे जैसे इवोपरेशन बढ़ता है, जैसे जैसे वाष्पन बढ़ता है, वैसे वेपर फेज में वेपर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते जाते हैं, वाष्प के अणु जो है वो बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण जो है वॉल से टकराने वाले वेपर मॉलिक्यूल भी इंक्रीज करते हैं, पात्र की दीवार से टकराने वाले वाष्प के अणु भी बढ़ते हैं और कंडेंसेशन की रेट, संघनन की दर भी बढ़ जाती है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर एक ऐसी अवस्था आती है कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाती है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, यानी द्रव के वाष्पन और वाष्प के संघनन की दर बराबर हो जाएगी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है, उस समय
लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। यानी जब वाष्पन और द्रवण की दर स्थिर ताप पर जब बराबर हो जाती है उस समय द्रव की सतह पर जो वाष्प के अणु दाब डालते हैं वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी ये क्या होगा, the pressure exerted by the vapors in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure। हिंदी में इसको लिखेंगे, दिए गए ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था ये ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी चीज गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो और इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था हो, यानी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो उस समय लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। अभी इवेपोरेशन में बताया कि जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल ज्यादा होगा उनका इवेपोरेशन कम होगा, और जब वेपर्स मॉलिक्यूल कम होंगे, वाष्प के अणु जब कम होंगे, वाष्पन कम होने के कारण
तो सरफेस पे भी जो है कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो जनरली जो वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं, उनका वाष्प दाब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेस वोलाटाइल लिक्विड से, कम वाष्पशील द्रवों से अधिक होता है। नेचर ऑफ लिक्विड में लिक्विड दो तरह के होंगे, मोर वोलाटाइल अधिक वाष्पशील और कम वाष्पशील। तो जो अधिक वाष्पशील होगा इसका जो है जो मोर वोलाटाइल होगा उसमें वेपर मॉलिक्यूल अधिक होंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। जो लेस वोलाटाइल होगा लिक्विड की सरफेस पे वेपर मॉलिक्यूल भी कम होंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसी कारण जो है पेट्रोल का वेपर प्रेशर डीजल से ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज पेट्रोल इज मोर वोलाटाइल देन डीजल। दूसरा फैक्टर जो इसमें इफेक्ट डालता है वो टेम्परेचर था। इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा, इवोपरेशन की रेट बढ़ेगी, वेपर मॉलिक्यूल अधिक होंगे, वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखने की चीज है कि किसी भी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर किसी द्रव का, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। और किसी भी जो द्रव का वेपर प्रेशर है वो हम क्लेब्रॉन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम क्लेब्रॉन इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं और ये इक्वेशन होती है टू 2.303 log P2 by P1 डेल्टा H by R1 by T1 माइनस 1 by T2। यहाँ पर P1 और P2 टेम्परेचर T1 और T2 पर प्रेशर है और डेल्टा H जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है।
ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेटा है T1 और T2 क्रमशः T1 और T2 दाब पर जो है ये उसके वेपर प्रेशर है। T1 और T2 जो होगा वो टेम्परेचर T1 और T2 पर जो है वो उसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक टर्म और है R, जो ये R टर्म है ये इसको आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, R गैस कांस्टेंट। थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अगर किसी भी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए, जैसे यहाँ इसको हमने ये स्क्वायर से इसकी सरफेस पे दिखाया है, नॉन वोलाटाइल स्क्वायर से बनाया है और जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसको सर्कल से। तो जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी लिक्विड में, तो ये क्या करेगा, तो सरफेस का जो एरिया है वो कुछ पार्ट जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय भी जो है वो कवर करेगा, जिसके कारण जो है क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा किसके लिए, लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए। क्यों, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से अधिक एनर्जी होने के कारण जो ऊपर जाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इस सरफेस के कवर होने के कारण वहां पे टकराएंगे और रुक जाएंगे, यानी इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, निर्गामी प्रवृत्ति जो होगी वो इसकी घट जाएगी। तो सरफेस पे को छोड़ करके जाने वाले मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाएंगे। तो जब सरफेस को छोड़ करके जाने वाले मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाएंगे तो वो सरफेस पे प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। जब द्रव के सतह को छोड़ करके जाने वाले अणुओं की संख्या घट जाएगी तो वो द्रव की सतह पर कम दाब डालेंगे, जिसके कारण उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर घट जाएगा। यानी अगर अवाष्पशील विलेय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी लिक्विड में प्रेजेंट है तो वो उसकी जो है रेट ऑफ वेपोराइजेशन को डिक्रीज करेगा और साइमल्टेनियसली वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होता है वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, उसकी प्रेजेंस में वेपर प्रेशर डिक्रीज करती है।
उम्मीद है इतनी चीजें आपको, इतने टॉपिक समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे वेपर प्रेशर कंप्लीट हो गया, राउल्ट्स लॉ वगैरह इन सब की जो है चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी।